आत्मा एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा। ठीक है, शरीर जो है मानो कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये वाला सॉफ्टवेयर जो है, आपका कंप्यूटर खराब होता जाए या कुछ भी हो जाए, आप इस सॉफ्टवेयर को अगले अगले दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो, मानो आपने कोई खास सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। इसी तरह से बॉडी जो है, बॉडी खत्म हो जाती, बॉडी की एज है, बॉडी की लिमिट है, तो बॉडी खत्म हो जाती जब डेथ हो जाती है, अनटाइमली हो, ओल्ड एज हो, जैसे भी हो। लेकिन जो उसकी आत्मा है, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, वो चलती रहती है, आत्मा अमर है। ये जो स्ट्रॉन्ग नफरत और स्ट्रॉन्ग प्यार है ना, ये दोनों ही रिश्ते पिछले जन्म से आ रहे होते हैं। मैम, ऐसा भी होता है कि किसी इंसान ने पिछला जन्म देखा और कुछ बुरा देख लिया और उसके बाद उसे एक ट्रॉमा हो जाता है कि हाय मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेंटल स्टेबिलिटी रहती है पिछला जन्म देखने के बाद, या इंसान जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि मैंने क्या देख लिया और क्यों देखा? इसमें दो बातें हैं, एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। कि आप पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते क्योंकि आपको कांटे चुभते हैं, आप खुद जूते पहनेंगे। तो जो काम करना है वो खुद पे करना है। एक लड़की आती थी, उसको बहुत ज़्यादा माइग्रेन हेडेक्स की प्रॉब्लम थी। सिर में इतना ज़ोर ज़ोर का दर्द होता था कि कई बार वो दीवार पे सर मारती थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और दवाई, सर को ज़ोर से बांधना और लाइट बंद कर दो। और जब पहली बार आई तो कहीं कुछ रेड पड़ा हुआ था मेरे ऑफिस में, लाइक ये हटा दो बिल्कुल और एकदम अंधेरा कर दो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसको थी हेडेक की, हर छोटी चीज़ से ट्रिगर हो जाता था उसको। तो जब हमने उसका सेशन किया, हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, शुरू से ही इंसान के मन में जिज्ञासा रही है ये जानने की कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। क्या हमारा पुनर्जन्म हुआ है? क्या हमें पिछले कर्मों का भी हिसाब किताब इस जन्म में देना पड़ता है? क्या हमारे पास कोई नेगेटिव एनर्जी है जिससे हमें छुटकारा पा लेना चाहिए? किस तरह से हम अपना ऑरा क्लीन करें? बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं आरडी प्रोडक्शंस चैनल। मैं हूं रीना और मेरे साथ है मैडम पूनम शर्मा, जिन्हें इस क्षेत्र का 25 साल से ज़्यादा तजर्बा है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे सामने आए हैं जिन्हें छोटे बच्चों को अपने पूर्व जन्म की बहुत सारी बातें याद हैं, और अब ये बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिनके ऊपर भी किताबें भी छप चुकी हैं। और इसके अलावा जब हम ये सेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो हम सेशन करते हैं, उसके अंदर चीजें निकल के आती हैं जिसका इस लाइफ से सीधा सीधा रिलेशन होता है। यानी कि मैम, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो छोटे होते बड़े एक्टिव होते हैं, उन्हें सिखाया भी नहीं गया होता। किसी को फोटोग्राफी का शौक होता है, कोई म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं, तो ये पिछले जन्म का ही चीजें जो है इस जन्म में हमारे साथ चल कर आती है। हाँ, ये पिछले जन्म का टैलेंट है जो उसके साथ आ जाता है। कोई कोई लकी होता है जिससे अपना वो टैलेंट पता होता है, लेकिन कई बार लोग या अक्सर वो टैलेंट भूल जाते हैं। जब हम रिग्रेशन सेशन करते हैं तो हम टैलेंट लाइफ एक्सप्लोर करने वाला भी, जिसमें उसके अंदर कोई खास कला है, वो वाला सेशन भी करते हैं। सिर्फ सुख दुख वाली बातें नहीं करते, ये वाली चीजें भी हम चेक करते हैं। मैम, याद किसको रहता है? जैसे आपने भी कहा कि कई बच्चों को बचपन से ही याद रहता है कि मेरा जन्म पहले हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों को कुछ भी अपने पिछले जन्म का याद नहीं रहता। कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को अपना पिछला जन्म इतना बारीकी से, इतना ध्यान से याद कैसे रह जाता है? क्योंकि उनकी जो मेमोरी है, सोल तो सेम है ना। तो सोल एक मेमोरी लेके चलती है अपनी। तो जैसे कि नेगेटिव मेमोरी की अगर आप बात करें, मानो किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई या किसी को कहीं चोट लगी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उसको कुछ अनएक्सप्लेन्ड पेन्स एंड एक्स, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ वहाँ दर्दें हैं जिसका डॉक्टर को एक रूट कॉज नहीं पता कर पा रहे, ट्रीटमेंट नहीं वर्क कर रहा। तो जब उनके रिग्रेशन सेशन करते हैं, वहां पे जब उनकी हीलिंग होती है, क्योंकि वो सोल मेमोरी लेके आई होती है, वो वाली मेमोरी को जब हम डिलीट करते हैं तब जाके उसकी हीलिंग होती है। तो वो सोल जो है वो अपनी एक प्रोग्रामिंग, एक मेमोरी लेके साथ चलती है। मतलब आत्मा जो है अमर है, वो सिर्फ शरीर जो है बदलती है, हम ये कह सकते हैं? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। आत्मा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, शरीर जो है मानो कंप्यूटर है।
ठीक है। अब ये वाला सॉफ्टवेयर जो है, आपका कंप्यूटर खराब होता जाए या कुछ भी हो जाए, आप इस सॉफ्टवेयर को अगले अगले दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो, मानो आपने कोई खास सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। इसी तरह से बॉडी जो है, बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी की एज है, बॉडी की लिमिट है, तो बॉडी खत्म हो जाती है जब डेथ हो जाती है, अनटाइमली हो, ओल्ड एज हो, जैसे भी हो। लेकिन जो उसकी आत्मा है, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, वो चलती रहती है। आत्मा अमर है। तो आत्मा अपने संस्कार लेके चलती है, आत्मा अपनी मेमोरी लेके चलती है। इस तरह से वो आत्मा की एक सोल की अपनी जर्नी होती है। जी मैम, जैसे आप पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं, पहली बात तो ये कि जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों लोग आते हैं आपसे कहते हैं कि हमें अपना पिछला जन्म दिखाए? मेरे पास दो तरह के लोग आते हैं। अच्छा। एक तो वो कहते हैं कि जी हमें एक्सप्लोर करना है कि पास्ट लाइफ है या नहीं। उन्हें कुछ ऐसे ही एक्सप्लोर करना होता है रैंडमली। मैं उन केसेस को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। दूसरे लोग आते हैं जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे कि मुझे जानना है कि मेरा ये संबंध क्यों बार बार खराब हो रहा है, क्यों मेरा इतना दुख क्यों है मेरी लाइफ में, इस चीज का रीजन क्या है। तो वो हम पास्ट लाइफ में देख सकते हैं कि कहाँ से उसने क्या उसका कार्मिक संबंध है इस व्यक्ति से, या क्या उसने कोई लेसन सीखना है, या कोई और कारण है, वो हम देखते हैं सेशन में। तो उसकी हीलिंग होती है इसके बेस पे। मैडम, जैसे पिछले जन्म में अगर हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उसका फल इस जन्म में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, अच्छे या बुरे दोनों का मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो कई बार तो हमें पता होता है कि हमने क्या बुरे कर्म किए हैं, मतलब सेशन में हमें पता चल जाता है कि हमने क्या बुरे कर्म किए हैं। कई बारी हमने लेसन सीखना होता है। अगेन, कई बारी हमने उन बुरे कर्मों की वजह से हमारा रिवेंज लाइफ होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मानो एक व्यक्ति ने दूसरे को पिछले जन्म में धोखा दिया। अब उसने कहा भाई इस जन्म में तो मेरा बस चला नहीं, लेकिन अगले जन्म में जो है मैं तुम्हें देख लूंगा जब मेरे में हिम्मत होगी। तो वो अगले जन्म में वापस फिर वो उसको धोखा देता है। तो ये रिवेंज, ए ने बी को रिवेंज दिया, बी ने ए को दिया, फिर ये साइकिल चलता रहता है। इसे हम विशियस साइकिल कहते हैं, जिसे ब्रेक करना होता है। ये होता है। कई बार क्या होता है, जो कि बात हमारे व्यूअर्स को भी एक थोड़ी अलग लगेगी, लेकिन हमने बहुत सारे सेशंस में ये चीज देखी है और अपनी रिसर्च में भी ये बात हमने पाई है कि अगर ए ने बी को धोखा दिया, अब जो है बी को तो सिर्फ धोखा खाने की आदत है और ए को धोखा देने की आदत है। अब वो कई जन्म उसके ऐसे ही चलते चले जाते हैं, जहां पे कि बी धोखा ही खाता रहता है और ए धोखा ही देता रहता है। इसे हम हैंगओवर कहते हैं, यानी कि उसका पुराना प्रोग्राम खत्म नहीं होता। वो यही बात लेके चलता है, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं बेचारा हूँ, मुझे सब धोखा देते हैं। तो वो यही प्ले करता रहता है। तो इस साइकिल को भी तोड़ना होता है। हमेशा ऐसे नहीं होता कि पिछले जन्म में इसने बुरा किया और इस जन्म में मैं करूंगा। ऐसी वाली चीजें भी होती हैं कि सेम व्यक्ति ही धोखा खाता रहता है या सफर करता रहता है जी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग कि मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, सब मुझे धोखा ही देते हैं, तो उसको धोखा ही मिलेगा। तो आप ये साइकिल तोड़ते कैसे हैं? जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेके जाते हैं जहां पे कि उसने क्या एग्जैक्टली हो रहा था, उसकी डिटेलिंग में लेके जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं तुम्हारे पास चॉइस थी कुछ और करने की, थी या नहीं थी। उसके बेस पे ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम कहते हैं रीलिविंग इज रिलीविंग, यानी कि जब आप उसको दोबारा देखते हो तब आप देखते हो कि आप क्या नहीं कर पाए, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मजबूरी थी। जब उसको वो एक ओवरव्यू से देखता है, जब आप ऊपर से देख रहे होते हो ना, तो उसको सिचुएशन ज्यादा क्लियर समझ आती है, उसकी विजडम, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग हो जाती है और वहीं पर हीलिंग होती है जी। इसके अलावा एक और लेवल पे हीलिंग होती है। अगर उसने फिजिकली वो ट्रॉमा उठाया है, जैसे बॉडी में उसके चोट लगी, दर्द हुई या जो भी हुआ, तो उसको भी रिलीज करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप नाम मत लीजिए, लेकिन अपने कुछ ऐसे केस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो जहां पर आपको लगा है कि इंसान जो है बहुत सफर कर रहा था और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उसको आराम मिल गया है, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको केस बताती हूँ। एक लेडी आई थी मेरे पास और उसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके इतनी प्रॉब्लम्स थी कि हर जगह सिर्फ वो सबके लिए कर रही थी और जितना भी
तन से, मन से, धन से, और जितना भी जिसके लिए भी कर रही थी उसको वापस बदले में सिर्फ जूते पड़ते थे। उसको सिर्फ वो निंदा ही करते थे कि भाई, और किसी भी चीज का कोई भी कसूर है तो उस पर डाला जाता था कि ये तुम्हारी गलती है। सब कुछ करके भी उसने लोगों को अपने घर में रखा हुआ था, अपने कुछ रिलेटिव्स को, जिन्हें वो सिर्फ बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रही थी, लग्जरीज भी दे रही थी। फिर भी वो उससे झगड़ा करते थे और उसी से दुश्मनी निकालते थे। तो जब हमने उसका सेशन किया, वो बिल्कुल एक ऐसी हालत में आई कि बस मेरे तो लाइफ जैसे खत्म है। जब हम बिल्कुल हार जाते हैं ना, तो जब हमने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो हमने देखा कि उसके ये सारे जो हेल्पलेसनेस है कि मुझे ही करना है, ये पिछले जन्म से आ रही थी। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ जन्म ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका पुराना पैटर्न आप कंटिन्यू करते हो। तब वो हेल्पलेस थी, तब वो बेचारी थी, इस हालत में नहीं थी कि वो अपने लिए खड़ी हो सकती। अब सब कुछ होने के बावजूद भी सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, और बदले में आई एम ओके, अब ये मेरी मम्मी है, अब ये मेरा भाई है, अब ये मेरा पति है, मतलब कुछ भी करके सब उसे ही दोष देते थे जी। तो उस सेशन में जब हमने रिग्रेशन किए, एक नहीं, इस पर्टिकुलर केस में कई सेशंस हमें रिग्रेशन के करने पड़े, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और बहुत सारे इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज थे, मल्टीपल लाइफ्स के। अच्छा। और वो क्लाइंट अवेयर था क्योंकि उसको हर बार डिफरेंस आता था लाइफ में, उसकी पूरी उसके अंदर एक हिम्मत आती थी अपनी लाइफ को आगे जीने में। और ऐसा नहीं कि उससे रिश्ते खराब हो रहे थे, रिश्ते सुधरते हुए एक बाउंड्रीज रख के आगे बढ़ने की जो है कोशिश कर रही है। यानी कि इंसान जो है वो कई अपनी पुरानी जिंदगियां देख सकता है। इंसान अलग अलग सेशंस में तो कई जिंदगियां देख ही सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेशन में भी एक से ज्यादा जिंदगियां देख सकता है। अच्छा मैम, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी इस जन्म में कई रिश्ते होते हैं, कईयों के साथ हमें लगाव होता ही नहीं है, चाहे वो खून के हों, चाहे वो बहुत ही क्लोज हों, और कई लोगों के साथ ना बहुत अटैचमेंट फील होती है, चाहे हमारा उनके साथ खून का या पारिवारिक रिश्ता ना भी हो। बिल्कुल। तो क्या ये जो रिश्ते हैं ये भी पिछले जन्म से चले आ रहे हैं कि किसी को देखकर हमें बहुत अपनापन महसूस होता है और किसी के साथ बेवजह नफरत होने लगती है? तो ये जो स्ट्रॉन्ग नफरत और स्ट्रॉन्ग प्यार है ना, ये दोनों ही रिश्ते पिछले जन्म से आ रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं। और जिससे हमें नफरत होती है या जो हमें टॉर्चर करता है, जो हमारे लिए खराब व्यक्ति है इस जन्म में, वो आम भाषा में तो हम उसे वैसे कह देते हैं हमारा वेलविशर नहीं है, हमारा दुश्मन है जी। लेकिन सोल ग्रोथ के लिए कई बार वो व्यक्ति बेचारा बुरा रोल प्ले करता है ताकि हम स्ट्रांग हो सकें, हम कुछ सीख सकें। तो वो अपनी सोल को उस लेवल पे लाता है, खराब लेवल पे, जहां वो टॉर्चर करता है, मतलब उसे शौक नहीं है वो करने का, लेकिन वो करता है क्योंकि जब तक वो आपके साथ वो इतना आपको तंग नहीं करेगा, आपकी बाउंड्रीज पुश नहीं करेगा कि आप कहो कि अब मुझे अपने पैरों पे खुद खड़े होना है, तो वो अपने आप को नीचे लेके आता है ताकि आप अपने लेसन सीख सको, स्ट्रांग हो सको। ये आपने बहुत अच्छी और बहुत नई बात बताई, क्योंकि जब भी हम बातें करते हैं तो यहाँ तक सीमित होता है कि हाँ भी पिछले जन्म का रिश्ता है इसलिए हमें किसी के साथ अटैचमेंट फील होती है, और किसी के साथ अगर अच्छा फील नहीं कर रहे तो वो भी पिछले जन्म का है। लेकिन आपने ये कहा कि हर एक सोल जो है ना वो किसी मीनिंग के साथ यहाँ आती है, और अगर कोई सोल हमें दुख पहुंचा रही है तो उसके पीछे भी रीजन ये है कि शायद हमें और स्ट्रांग बनना है। तो यानी कि जो भी सोल हमारे साथ है, हम इस दुनिया में जिसके साथ भी मिलते हैं वो सारे जो है कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। हम सारे नहीं बट मैक्सिमम लोग कनेक्टेड होते हैं। दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन होता है हमारे सोल ग्रुप में से आए हैं, हम इन्हें पिछले जन्म में भी जानते थे और हमने ये डिसाइड किया, आप मानो कि स्कूल का प्ले होना है और टीचर ने सब स्कूल में लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला ये प्ले होना है और ये स्टोरी है, तो कौन क्या बनेगा, ठीक है, कौन अच्छा बनेगा, कौन बुरा बनेगा, कौन हीरो, कौन हीरोइन, विलेन, कौन वो फादर मदर कौन बनेंगे, तो वो डिसाइड किया है ना। तो सबने चूज किया कि मैं ये प्ले करूं, प्ले में मैं ये वाला रोल प्ले करूंगा। तो इसी तरह बर्थ लेने से पहले सोल फैमिली, जब एक सोल ग्रुप होता है हमारा, हम वहाँ बात करते हैं और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या रोल प्ले करेगा और वो रोल क्यों प्ले करेगा।
एग्जाम इसमें स्कूल में तो हम प्ले करते हैं ना सिर्फ प्ले के लिए, लेकिन सोल फैमिली में हम डिसाइड करते हैं कि हम ये रोल क्यों प्ले करेंगे, क्योंकि मुझे क्या लेसन सीखना है या क्या एक्सपीरियंस करना है। ये जिसे हम कहते हैं हमारा कर्मा क्या है, हमारा रोल क्या है इस लाइफ में, क्यों हम आए हैं, क्या करने आए हैं। तो वो उसके लिए हम वो जो लोग हैं उन्हें हम जो आपने कहा कि जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, कुछ लोग हमारी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं और कुछ लोग अलग सोल फैमिली से आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्ले करते हैं क्योंकि हमारा इश्यू होता है कि व्यक्ति, चाहे मानो मुझे आपके साथ मेरा कोई लर्निंग लेसन है, फिर तो मैं और आप इकट्ठे आ गए, लेकिन मेरा एक सिर्फ लेसन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जैसे ये पॉडकास्ट में आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, बट मेरा ये है कि मुझे ये बोलना है ना। तो फिर वो कोई भी व्यक्ति जिसका भी ये लेसन होगा कि उसे इसके साथ प्ले करना है, तो वो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा फिर। जी मैम, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि ये इमेजिनेशन है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को कि हम जब सोते हैं तब भी तो सपने आते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं और हमें वो रियलिटी का एहसास होता है। इसी तरह से ये जो पास्ट लाइफ है, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, या हम जो पीड़ित हैं, या हम जो एक इमेजिन करते हैं कि हम ऐसे थे या हम ऐसे होना चाहते हैं, वही इमेजिनेशन काम करती है, पिछले जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। तरक के साथ क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, एक तो ये है कि अगर जब हम सोते हैं तो भी हमारी जो सोल है वो इधर उधर विचरण करके वापस आती है। अच्छा, ठीक है, वो भी, और जो हमें सपने आते हैं वो भी हम एक पैरेलल रियलिटी में, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। अब इसको एकदम ऐसे समझाना, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी अभी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम का मोहताज नहीं है। इस बात को थोड़ा आसानी से नहीं समझाया जा सकता इतने कम समय में। लेकिन जैसे आपने मुझे कहा कि लोग कहते हैं कि ये इमेजिनेशन है, अगर ये इमेजिनेशन है तो फिर हीलिंग, जो बहुत बड़े लेवल पे लोगों की अंदर से हीलिंग होती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, वो कभी ना हो। फिर तो हम उन्हें इमेजिन करवा दे ना, तो मैं उसे खराब चीज क्यों इमेजिन कराऊंगी, फिर मैं उसे कराऊंगी तुम जैसे एफर्मेशंस लोग करते हैं, तुम स्वस्थ हो, तुम बहुत खूबसूरत गार्डन में घूम रहे हो, जो हम एक टेम्पररी रिलीफ के लिए लोगों को गाइडेड मेडिटेशन के अंदर कराते हैं अगर वो बहुत स्ट्रेस्ड है, लेकिन वो अंदर से डीप हीलिंग नहीं करता, उस समय के लिए आपको सही कर देगा। जैसे कि मानो ये क्रीम गोरा होने की है, ये क्रीम ऐसा करने की है ना, वो ऊपर से कर लिया आपने, लेकिन अंदर से जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, अगर वो न्यूट्रिशन कम है, विटामिन कम है, जब तक आप अंदर से उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और हमारे पास ऐसे लिस्टेड केसेस हैं, सिर्फ हमारे पास इंडिया में ही नहीं, हमारे पास वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कि लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आए, उनके कनेक्शन इस लाइफ और पास्ट लाइफ में कनेक्शन बने कि क्या कनेक्शन है, और जब उनको अंडरस्टैंडिंग आई, विजडम आई, उनके फिजिकल प्रॉब्लम ठीक हुए, उनके मेंटल प्रॉब्लम ठीक हुए, उनके रिलेशनशिप्स ठीक हुए। बट रैंडमली कि मैं देखूं मैं क्या था, पता नहीं कितने जन्म है पीछे, कौन सा देखेंगे और क्यों देखेंगे, वो वाले लोगों को जरूरत नहीं है कराने की। मैम, ऐसा भी होता है कि किसी इंसान ने पिछला जन्म देखा और कुछ बुरा देख लिया और उसके बाद उसे एक ट्रॉमा हो जाता है कि हाय मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेंटल स्टेबिलिटी रहती है पिछला जन्म देखने के बाद, या इंसान जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि मैंने क्या देख लिया और क्यों देखा? इसमें दो बातें हैं, एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ओके, हम लोग जो है थेरेपी करते हैं। अगर आप सिर्फ रिग्रेस करा दिया, माने पीछे ले गए, आपको वॉर दिखा दिया, लड़ाई झगड़ा दिखा दिया, खून खराबा दिखा दिया और रिग्रेशन करा दिया, बस वापस ले आए कि आपने वो देख लिया, आप सोल्जर थे, आप मर गए थे, ठीक है, अब तो वो ट्रॉमा लेके आएंगे ही। लेकिन जो ट्रेंड थेरेपिस्ट है वो थेरेपी करता है, मैं आपको सिर्फ वो खराब चीज दिखाने क्यों ले जाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पर्पस है ना, हम क्यों जा रहे हैं, थेरेपी करने के लिए, तो हम जाएंगे वहां पे सारा रिपेयर करके, वो सारा सीन जो है रिजॉल्व करके कि मैंने क्यों किया, देश के लिए जान दी, और सारी बॉडी का अगर ट्रॉमा जो भी है, जो पेन है मेंटल फिजिकल, उसको रिजॉल्व करके थेरेपिस्ट आपको वापस लेके आता है। तो मैं चूंकि हर सेशन कंप्लीट करती हूँ, ऐसे कभी सिर्फ रिग्रेशन करा के नहीं छोड़ देती, तो मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है।
मैडम आपने एग्जाम्पल रिलेशंस की तो दी कि एक लड़की की आपने बताई, कोई और केस बताइए जिसमें हेल्थ इशू हुआ था किसी इंसान को, और जब आपने उसकी थेरेपी की उसके बाद उसका हेल्थ इशू पिछले जन्म से रिलेटेड था और वो दूर हुआ। जरूर, मैं हेल्थ इशू का बताती हूँ कि एक लड़की आती थी, उसको बहुत ज्यादा माइग्रेन हेडेक्स की प्रॉब्लम थी। सिर में इतना जोर जोर का दर्द होता था कि कई बार वो दीवार पे सर मारती थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और दवाई, सर को जोर से बांधना और लाइट बंद कर दो। और जब पहली बार आई तो कहीं कुछ रेड पड़ा हुआ था मेरे ऑफिस में, लाइक ये हटा दो बिल्कुल और एकदम अंधेरा कर दो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसको थी हेडेक की, हर छोटी चीज से ट्रिगर हो जाता था उसको। तो जब हमने उसका सेशन किया तो उसके एक सेशन में उसको हेड इंजरी से, टॉप से गिरने से उसकी चोट हुई थी, और इतना एक्सट्रीम हेडेक था। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब पूर्व जन्म में व्यक्ति की जब डेथ होती है, किसी भी जन्म में जब डेथ होती है, डेथ के समय अगर ट्रॉमा है, कई बार सोल उस ट्रॉमा को अपने पास रख लेती है, जैसे कि उसको रिलीज नहीं करती। जन्म हो जाता है लेकिन उस जन्म का जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन है वो उसके साथ ही रह जाता है, और जब वो अगले जन्म में आता है तो उसको कारण नहीं समझ आता कि इसका कारण क्या है, तो वो पेन वो कंटिन्यू करता है जी। जब हम उसको रिजॉल्व करते हैं वहां पे तो वो पेन उसका ठीक हो जाता है जी। इसको मैं एक छोटे एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। जैसे रात को अगर हम सोते हैं, अगर हम अच्छा सोते हैं, रात को गहरी नींद में सोते हैं, किसी थॉट के साथ नहीं सोते, स्ट्रेस के साथ नहीं सोते, तो नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आती तो फ्रेश उठते हैं। जब फ्रेश उठते हैं तो हमारा नया जो दिन है वो नए जन्म की तरह हम उसको पूरी फुल ऊर्जा के साथ जीते हैं। जी। ऐसे ही जब हम अच्छे से मरते हैं, अच्छे से मरने का मतलब पिछला कोई रिग्रेट नहीं है, अच्छा बुरा जो भी था ये खत्म हो गया, कोई रिग्रेट नहीं है, जो मैंने करना था अपना धर्म निभा दिया, अपने बच्चों की जिसके लिए करना था कर दिया। अब मैं चाहे डेथ जैसे भी हुई है कि अब मेरा ये जन्म खत्म हुआ, अब अगला जन्म फ्रेश स्टार्ट होगा। उनको ना तो कुछ याद रहता है, ना ही पूर्व जन्म का नेगेटिव वो कैरी करते हैं जी। लेकिन जो किसी भी आधी इच्छा, तृष्णा या पेन के साथ जब डेथ होती है वो अगले जन्म में साथ लेके आता है। तो फिर वो उस लड़की का माइग्रेन ठीक हुआ? उस लड़की का माइग्रेन उसके बाद से ठीक हुआ, उसको मेडिसिन की और ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा मैम, कई लोग कहते हैं कि आत्मा जो है उन्हें दिखाई देती है। आत्मा वाकई में भटकती है मरने के बाद भी? हमने क्लियरली देखा है, या बहुत लोगों के साथ भी देखा है। कई बार हम लोग जैसे चलते फिरते हैं, ऐसे ही क्लाइंट्स आते हैं हमारे जैसे, उनके ऊपर दूसरी आत्मा होती है जो उसे किसी चीज के लिए फोर्स करती है। आपके सवालों का 2 पार्ट्स में जवाब दूंगी मैं। एक तो ये कि आपने कहा कि क्या आत्मा भटकती है। सबकी आत्मा नहीं भटकती, जिसकी डेथ ठीक से नहीं होती। अब मानो कोई एक्सीडेंट डेथ है, किसी की नींद में डेथ हो गई, किसी की कॉमा में डेथ हो गई, कॉमा में था वो व्यक्ति लंबे समय से, उसकी डेथ हो गई, इसे हम कहते हैं अनअवेयर डेथ। यानी कि उस व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल पार्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसे पता ही नहीं चला वो कब मर गया। अब वो जब कब मर गया तो अपनी बॉडी के आसपास वो आत्मा जो है वो भटकती रहती है उसकी। फिर वो भटकती हुई आत्मा कई बार किसी पे सवार हो जाती है, उसके भी 100 रीजन होते हैं। कई बार वो अपना पर्पस पूरा करना चाहती है कि मुझे इसी परिवार में रहना था, तो उसी परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर वो सवार हो जाती है। कई बार ये लोग तांत्रिक या इस तरह के लोग उन सोल्स को मिसयूज करते हैं और अपने काम कराते हैं। तो कई बार आत्मा बिल्कुल इधर उधर भटकती रहती है और कई बार किसी के ऊपर चली जाती है। कई बार ऑन पर्पस जाती है, कई बार रैंडम किसी के ऊपर चली जाती है। आपके पास ऐसे भी केस आते हैं? ऐसे भी केस आते हैं और मैंने उनके ऊपर काम किया है। तो आप उस पे कैसे काम करते हैं? उसके जब वो हमसे बात करता है, फर्स्ट जो कंसल्टेशन होती है, जब हम उससे बात करते हैं तो ये समझ में आ जाता है। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अचानक, जैसे मैंने एक बर्गर मंगाया तो मुझे एक अंदर से आवाज आती है कि एक मेरे लिए भी मंगाओ। एक बच्चा था 12-13 साल का और वो बहुत मोटा था। तो उसका ये केस था कि वो कहता है मैं हर चीज डबल करता हूँ, मुझे समझ नहीं आती हर चीज क्या डबल करती हो। जैसे कहता खाता डबल हूँ। अच्छा, अगर आपको मानो आप थोड़े मोटे हो, आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो, आपको भूख लगती होगी। नहीं, वो कहता बात ये नहीं है मैम, मुझे एक आवाज कहती है कि मेरे लिए भी मंगा, एक मेरे लिए भी मंगा, तो मैं डबल खाता हूँ।
मैंने कहा अगर आप 2 मंगाओ एक ही बार में, कहता फिर वो कहता है मेरे लिए भी 2 मंगा। तो मैं बहुत मुश्किल से कई बार उसको खाता हूँ, पर वो कहता है कि ये वो मेरे थ्रू खाता है। उसकी सोल को हमने, उसके अंदर एक और बच्चे की सोल थी जो खाता था। अच्छा, तो उसे रिलीज कराया हमने। जी। वैसे बच्चों के केसेस हम ज्यादातर लेते नहीं हैं, बट क्योंकि वो फैमिली में उनके 3-4 लोगों ने भी लिया था सेशन, और वो कह रहे थे कि प्लीज आप इसका मतलब वी ट्रस्ट यू, बस क्योंकि छोटे बच्चों का सेंसिटिव मैटर होता है। तो मैंने कहा आप मदर को कहा कि आप साथ बैठें, बट देन कुछ मिनट्स बाद उसने कहा कि मम्मी आप जाएं, मैं आंटी के साथ अकेले कर लूंगा। तो हमने उसका सेशन किया था। जी। अक्सर ही ना हम सब लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई पास से गुजर कर गया है, नजर तो कुछ नहीं आता। वो एक वहम होता है हमारा, या वाकई में हमारे आसपास जो है वो चीजें घूमती रहती हैं? देखो कई बार वहम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार वहम होता है, क्योंकि एक्चुअली हमारे आसपास इस समय भी हो सकता है अच्छी बुरी जो है आत्माएं हमारे आसपास घूम रही हो, ठीक है। लेकिन हर वक्त हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, ना ही हमें जरूरत होती है, अनलेस एंड अनटिल वो हमें डिस्टर्ब करे। आप जैसे कोई जो बहुत मेडिटेशन करता है, कोई ऐसे पवित्र स्थान पे जाते हैं, तो वहां कोई धूप अगरबत्ती नहीं भी जली, कई बार आपको अचानक खुशबू आती है। ऐसा बहुत बार होता था। लोग कहते हैं मैम आपने यहाँ पे कुछ जलाया है, कुछ खुशबू आ रही है, अचानक एक झोंका आता है खुशबू का। तो वो अच्छी सोल्स भी घूम रही होती हैं और कई बार खराब सोल्स भी घूम रही होती हैं। मैम कई बार क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग है ना, वो कई बार अच्छे कर्म नहीं करते, या उनसे कोई गलतियां हुई होती हैं, क्या उनका खमियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है? हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं ना, पितृदोष करके जब कुंडली में आता है तो वो यही होता है, जो पितरों ने खराब कर्म किए वो फैमिली को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और उसको दूर करने के लिए हम, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन है, ऐसे एक एंसेस्ट्रल हीलिंग का सेशन भी होता है कि हम उस एंसेस्टर को बुलाते हैं। अच्छा। और फिर उसके थ्रू हम सारी हीलिंग करते हैं। और सिर्फ यही नहीं होता कि उनकी गलतियों का खामियाजा है, कई बारी उस एंसेस्टर की कोई थॉट पैटर्न है, लाइक कि खाना ही मिल जाए 2 वक्त का, जैसे मानो वो फेमिन के टाइम पे उसकी डेथ हुई हो, है ना, कितने हजारों साल पहले क्या क्या हुआ है, वॉर के टाइम डेथ हुई हो, ऐसी। तो जो उस एंसेस्टर का मेंटल पैटर्न है ना, कई बार वो फैमिली में चलता रहता है, ऐसे पास ऑन होता रहता है, जैसे डीएनए हमारा होता है उनका। तो उसको भी हील करना पड़ता है। तभी कई बार एक फैमिली कहते हैं ना, हमारे परिवार में तो लड़कियां शादी ही नहीं होती, सब वापस आ जाती हैं, या हमारे परिवार में लड़का नहीं बचता, या हमारे परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा, सब गरीब हो जाते हैं एक टाइम के बाद। एक केस आया था जिसमें वो कहता था कि जो एल्डेस्ट मेंबर है ना, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये लड़का था, ये 35 साल का था सिर्फ। तो कहता है कि देखो मेरे फादर की डेथ हो गई, पहले मेरे ताया जी की, फिर फादर की हुई, इनकी अनटाइमली हुई सबकी। कहता उसके बाद मेरा एक बड़ा कजन है ताया जी का बेटा, उसकी डेथ हो गई। तो अब मैं इतना नर्वस रहता हूँ, कहता क्योंकि अब मैं एल्डेस्ट हूँ फैमिली में, तो मुझे लगता है मेरा नंबर कभी भी लग सकता है। तो वो दिल्ली से आया था। उसका हमने फिर जब केस किया तो उसका एंसेस्ट्रल कर्मा था, तो वो एंसेस्ट्रल कर्मा उसका क्लियर करवाया, फिर उसकी एंजाइटी भी खत्म हुई और उसके बाद से वो निश्चिंत है। मैम कई बार क्या होता है कि इंसान जो है ना, बिना किसी कारण के नेगेटिव रहता है, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं ना, निराश ही रहता है। उसका उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो क्या कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है इंसान में? देखो इसमें अलग अलग चीजें होती है। एक तो होता है कि उसकी नेगेटिव थॉट पैटर्न है, एक है उसका घर का माहौल नेगेटिव है, सारे ही नेगेटिव हैं और सारा दिन रोना धोना ही लगा रहता है और ग्रेटफुल नहीं है, जो नहीं है बस वही कमी 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 की बात करते रहते हैं। ठीक है, एक उसका खुद का थॉट पैटर्न नेगेटिव है। एक है कि हो सकता है पिछला संस्कार चला आ रहा हो, जैसे कि हमने बात की। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कई बार नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाती है। अच्छा। जैसे वो चलती फिरती कोई चीज एंटर कर गई, जो खुद डिप्रेस थी अब वो इसे भी डिप्रेस कर देगी। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर बार जिसका लाइफ में कुछ नहीं हो रहा और वो डिप्रेस्ड है, उसका कारण हर बार नेगेटिव एनर्जी नहीं होता, पर हो सकता है। जी, पर टैरो कार्ड रीडर भी हैं और आप एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास करती हैं और वो भी देखती हैं। कहते होते हैं कि किसी का कपड़ा
नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर उस इंसान में कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव ट्रेट्स है, उसकी निराशावादी सोच है, तो उसका इफेक्ट आप पर भी होगा। ये सच है? एक ना सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं, सटल एनर्जीज कहते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हर चीज के अंदर ऊर्जा होती है, एनिमेट इनएट मतलब जीवित, और जैसे लकड़ी वगैरह इसमें भी होगी। तो हर चीज में अपनी एक ऊर्जा होती है, वैसे इसी तरह कपड़े में भी ऊर्जा होती है। क्योंकि जो आपने सोचा, अगर आप उस समय रोते थे, परेशान होते थे, दुखी होते थे, वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो चीज। जब हम उस चीज को अपने पास रखते हैं तो वो हम फिर उसी एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं जी। मानो हम मान के चलते हैं कि वो स्टेप डाउन है, वो माइनस है, और जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं वो पॉजिटिव है, ऊपर है ना, ऐसे मान के चलो। तो जैसे हम किसी की मानो हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, हम वहां से कोई माला, कोई तावीज, कोई धागा लेके आते हैं, हम उसे अपने पास रखते हैं ताकि हम उस एनर्जी फील्ड में रह सकें जहां से हम एक सिद्ध जगह से, अच्छी जगह से लाए हैं। हाँ। इसी तरह नेगेटिव भी फील होता है, तो ये ऊर्जा है जी। मैम, एक ना शब्द हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं, ऑरा। पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी अच्छी तरह से, ये ऑरा चीज क्या होती है? ऑरा को अगर हम साइंटिफिकली जवाब दें तो उसे हम बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी हमारे जो शरीर की ऊर्जा है, यू नो, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, वो ऑरा बनाता है ना। हमारा चार्ज कितना बॉडी में, एनर्जी कितनी है। सो ये ऑरा जो है कैसे बनी है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, यू नो, क्राउन से सहस्त्रहार से लेके मूलाधार तक, रूट तक 7 चक्र हैं। 7 चक्रों के रंग हैं, 7 चक्रों के अपने एक थॉट पैटर्न्स हैं, अपनी एक अलग से ऊर्जा है। जैसे ये चक्र आगे विजन देता है फ्यूचर का, ये चक्र जैसे हृदय चक्र है वो प्रेम की बात करता है, स्वाधिष्ठान चक्र जो है क्रिएटिविटी, पीस की बात करता है। ऐसे हर चक्र का अपना एक रोल है ना। तो जब ये सारी चीजें बैलेंस होती हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है। अगर इसमें से कोई भी, ये 7 मानो ऐसे चक्र है लाइन में, एक तो ये ऐसे अलाइंड होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, अपने अपने जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं ऐसे अपने अपनी उस पे सही बैलेंस से घूमने चाहिए। इनके अंदर जो एनर्जी है, जो इनकी थॉट्स हैं, जो इनका काम है, जैसे ना किडनी का काम है सब फिल्टर करना, हार्ट का कुछ काम है, सब लिवर का अलग काम है, तो ऐसे इनका अपना काम है, ऊर्जा सेंटर है ये एनर्जी के। तो जब ये सब चीजें बैलेंस पे चल रही होती हैं, हम अलाइंड होते हैं, यानी हम स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तो हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा बहुत बड़ी होती है, किलोमीटर्स तक जा सकती है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं उससे मेजर करती थी। तो एक बार हमने कोई बहुत बड़ी सभा थी जिसमें बहुत ये जो साधु आते हैं और कमंडल और वो सब त्रिशूल वो सब रहता है उनके पास। बहुत पुरानी बात है, किसी ने सम्मानित करने के लिए बुलाया था तब, क्योंकि मैं ऑरा की फील्ड में बहुत काम कर रही थी। तो उनकी ऊर्जा किलोमीटर्स तक जाने के बाद भी अभी वो इंस्ट्रूमेंट जो है बंद नहीं हुआ था, अभी और भी लंबी थी। तो फिर हमने इस तरह से काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और चेक किया। जो बीमार व्यक्ति है उसकी जो ऑरा है उसकी लेंथ और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और जो बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड है और फिजिकली भी हेल्दी है उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है। तो अपना ऑरा जो है ना वो कैसे पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाया जा सकता है? सबसे पहले हमारा जो ऑरा डिस्टर्ब होता है वो नेगेटिव थॉट पैटर्न से होता है ना। तो अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं अपनी, तो उससे हमारा ऑरा बहुत अच्छा रहता है। और फर्स्ट पॉजिटिव थॉट का जो पहला सबसे बड़ा स्टेप है वो है शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड करना। अगर आप दिल से शुक्राना करते हैं कि भगवान जो तूने दिया है उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्र है, और हर चीज़ के लिए रैंडमली ऐसे नहीं कि बस भगवान तेरा शुक्र है, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए करके देखो। अगर मेरी आंखें ना होती, अगर मैं बोल ना सकती, तो मैं आपसे बात कैसे करती, बहुत शुक्र है भगवान तेरा। तो इस तरह से थॉट लेवल पे, फूड लेवल पे, हर लेवल पे ध्यान रखना है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज, फिजिकल बॉडी की मूवमेंट करनी है, ठीक है। और घर की ऊर्जा को, खुद को अपने नीट एंड क्लीन रखना है, अपने आसपास चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना है। दूसरों के लिए बुरी भावना, जैसे अगर जेलसी वगैरह रखेंगे तो उससे भी ऑरा वीक होगा,
है ना। एक तो है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है, एक अलग बात है, लेकिन वो बेहतर क्यों बन गया, वो नेगेटिव थॉट है, वो नेगेटिव है। ये सब चीजें हमारा ऑरा कम करती हैं और फिर हम नीचे नीचे चले जाते हैं। मैंने ऑरा की बात की और मैंने भगवान का नाम मेंशन नहीं किया। एक्चुअली ये तो एक नेचुरल चीज है कि भगवान का नाम लेना है, लेकिन अगर ये बाकी चीजें आप नहीं करते और सिर्फ तब भगवान का नाम लेते हो तो वर्क नहीं करता। नीचे से पहले सारा बैलेंस लेके चलना है ना जी। कि अपना खाना, अपनी सोच, अपना एनवायरनमेंट, जब आप इस लायक होंगे तो आपका जब तन मन सब शुद्ध होगा तब तो बैठ के ना भगवान का नाम लोगे जी। लेकिन अगर आप जेलसी रखोगे, आप ग्रेटफुल नहीं होगे तो भगवान का नाम कैसे वर्क करेगा। जिसे लोग भगवान का नाम लेना कहते हैं कि मैं सब तीर्थ गया, तो वो फिजिकली सिर्फ चल के जा रहा है, मन से नहीं जा रहा जी। क्योंकि और वो कुछ पाने के लिए जा रहा है। वो बिजनेस का हिस्सा है, भगवान का नाम लेने का हिस्सा नहीं है। इररिस्पेक्टिव आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कितने दुख दर्द हैं, आप भगवान का नाम लेते हो तो उसे माना जाता है कि अपने शुद्धि से भगवान के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश की। तभी कहा जाता है कि आपका मन और नीयत साफ होनी चाहिए, तभी हर एक चीज जो है वो काम करती है। बिल्कुल जी। जाते जाते एक सवाल पूछूंगी, जरूर। पॉजिटिव कैसे रहें, खुश कैसे रहें, क्योंकि ना हर एक इंसान का एक ही मकसद है कि मुझे सुकून मिले। सबसे पहले तो उस व्यक्ति से हम ये पूछते हैं कि तुम्हारी खुशी की परिभाषा क्या है। जी। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति ये कहता है कि मेरी खुशी की परिभाषा ये है कि बस ये मेरे बच्चे मेरी इज्जत करें, या मेरा पति मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, या मेरे माता पिता मेरे साथ ऐसे बिहेव करें, तो वहां हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुश रहने के लिए ये नहीं कह रहा है कि मैं क्या करूं, वो चाहता है कि मेरे आसपास वाले अपना बिहेवियर बदले। हाँ, वही उम्मीदें, वही इच्छाएं। हाँ, हाँ। तो आसपास वालों के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ी सिंपल बात है कि आप पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते क्योंकि आपको कांटे चुभते हैं, आप खुद जूते पहनेंगे। तो जो काम करना है वो खुद पे करना है। तो खुश रहने के लिए पहले देखें कि आप कैसे बाहर से कंट्रोल्ड है आपकी खुशी। आपको खुशी एक सहज नेचुरल कंडीशन है। छोटा बच्चा जैसे रोता है, हंसता है, वो उसकी एक नेचुरल कंडीशन है। वो जब भूख लगती है तो रोता है, कहीं डिस्कम्फर्ट है तो रोता है, लेकिन अदरवाइज वो हंसता है। जी। ठीक है, तो ऐसे ही हम आए हैं छोटे बच्चे की तरह भोले भाले, लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ रोना चाहिए वहां रोते नहीं है, जहाँ हंसना चाहिए वहां हंसते नहीं है, फिर हम अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं हर तरह से। तो इसलिए हमारी खुशी के रास्ते में बाधा आती है। फिर जो सबका अपना अपना पर्पस है, अब मानो सारे प्लैनेट्स अपने आप एग्जाम्पल ले लो प्लैनेट्स का, सब घूम रहे हैं, है ना। पृथ्वी अपना घूम रही है, चंद्रमा, सूरज सब अपना अपना घूम रहे हैं। अगर वो सोचे कि वो उस ऑर्बिट में घूम रहा है, जुपिटर वहां घूम रहा है, मून कहे मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे जुपिटर के बराबर जाना है, उसकी ऑर्बिट में जाना है, क्या होगा, टक्कर हो जाएगी। ठीक है, तो जो जिसका रोल है वो अपना रोल 100% करे, अपने आप को कंपेयर ना करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कंपैरिजन है जी। और दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, ये तो बात लोग कहते हैं कि मतलब ये तो हो जाए पूरी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअली आप खुद क्या कर सकते हैं उसके अंदर वही करें ना। आपको खुश रहना है, आपको मैं तो तभी खुश हूंगा जब तुम मुझे फ्लावर्स लाके दोगे, डायमंड लाके दोगे, नहीं, गो बाय फ्लावर्स फॉर योरसेल्फ। अगला लाके देता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो आप अपनी मस्ती में रहिए, यानी कि अपने आप से भी प्यार करें, हम अपने आप से ही प्यार करें। जी, बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि ना जब हम कहते हैं कि खुद से प्यार करो तो दो थेरीज ये चलती हैं, तो जिसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सेल्फिश होना नहीं होता। तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं कि खुद से पहली बात प्यार कैसे करें, कितना टाइम हम अपने आप को दें और सेल्फिश भी ना हो जाए। सेल्फ केयर इज सेल्फ लव। अगर आप अपने छोटे बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं तो आप उसके खाने का, पीने का, उसके मुंह में अच्छी हेल्दी चीज डालेंगे, उसको अच्छे साफ स्वस्थ कपड़े पहनाएंगे, उसको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, चाहेंगे कि वो अच्छी सोच सोचे, अच्छी किताब पढ़े, अच्छे दोस्तों के साथ रहे। वही चीजें आपने अपने साथ करनी है। और इसमें गलती एक पॉइंट आउट कर देती हूँ, हम सारा कुछ अपने आप को ब्रांडेड स्टफ बाय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ जो हम समय बिताते हैं वो हम नेगेटिविटी के साथ बिताते हैं। मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैक्सिमम समय आप अपने खुद के साथ बिताते हैं और अपने खुद के ही बेस्ट फ्रेंड आप नहीं हैं।
क्यों बेस्ट फ्रेंड नहीं है? क्योंकि खुद के साथ आप नेगेटिव समय बिता रहे हैं। तो सेल्फ लव का ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि खुद के लिए थोड़ा जेंटल हो जाएं। अपनी कमियों को पहचानना है, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करना, और पहचानने के बाद इम्प्रूव करना है जी, कोसना नहीं है अपने कोसना आप को। नहीं है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बातें समझाई। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बड़े सारे सवालों का जवाब मिला होगा, लेकिन आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम मैडम से उन सभी सवालों के फिर से जवाब जान सकें। तो आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।